जी भाइयों, मैं अतुल दक्ष आपको आज रीजनिंग की क्लास पढ़ाऊँगा। रीजनिंग में आपको आज एक बहुत आसान चैप्टर लेते हैं, कैलेंडर। सभी विद्यार्थी जितने भी छात्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, सभी जो है अपना कॉपी और पेन लेंगे और तब जो है हमारी वीडियो को देखेंगे और साथ साथ में जो है नोट भी करते चलेंगे। क्योंकि आपने देखा भी होगा, बिना कॉपी पेन के कभी भी पढ़ाई नहीं होती। ठीक, पढ़ेंगे, आप साथ साथ समझेंगे, नोटबुक रखेंगे अपने पास, पेन लेंगे और उसे साथ साथ में जो है नोट करेंगे और बाद में जो है वीडियो कंप्लीट होने के बाद में दोबारा उसको देखेंगे भी। ठीक, तो मैं शुरू करता हूँ अपना चैप्टर कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर में बहुत ही आसान चैप्टर है कैलेंडर, बहुत ही सरल है कैलेंडर। कैलेंडर अगर किसी परीक्षा में नहीं भी आता लेकिन आपको समझना जरूर चाहिए। ठीक है, परीक्षाओं में तो आता ही है, किसी परीक्षा में कोई भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, UPSSC हो गया या UPSI हो गया। अब UPSI की अगर बात करते हैं तो UPSI की अगर बात करते हैं, पिछली जो परीक्षा हुई है उसमें 2 क्वेश्चन जो है कैलेंडर से पूछे। ठीक, तो आउट ऑफ सिलेबस भी आता है परीक्षाओं में, तो पता कुछ नहीं होता क्या आएगा परीक्षाओं में। ठीक है, इसलिए जो भी चैप्टर पढ़ना हो आपको, रीजनिंग हो या मैथ्स हो या GS हो या साइंस हो, कहीं भी कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो आप जो है उस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ो। कम्प्लीटली मतलब उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ लो। ठीक, तभी जो है, और अधूरा पढ़ोगे तो अधूरा पढ़ने से तो आपको पता ही है, अधूरी नॉलेज तो परेशान करती है कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो कैलेंडर पढ़ेंगे तो कैलेंडर की आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। इसको मैं लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो आज पहली वीडियो है, बेसिक है बिल्कुल। तो बेसिक अगर आप ये वीडियो समझ लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको बहुत ही आसान लगेगा ये चैप्टर। ठीक, तो देखिए शुरू करते हैं भैया कैलेंडर। सबसे पहले जब कैलेंडर शुरू करा तो आपको सबसे पहले विषम दिन पता होना चाहिए। विषम दिन इंग्लिश में ओड डेज, विषम दिन, ओड डेज। ओड डेज क्या होते हैं? दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर, यानी दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। पूरा जो गेम है कैलेंडर का वो विषम दिन पर आधारित है। अगर आपको विषम दिन पर माइंड आपका लग गया तो पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक, विषम दिन। तो विषम दिन आपको पता भी है, जनवरी फरवरी जो मंथ्स होते हैं किसी वर्ष में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक, ये 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ में आपको सब मंथ का पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। 31 का कौन सा है, 28 का कौन सा है, 30 के कौन कौन से हैं, आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो क्लास 1 में आपने एक वो लिया होगा पढ़ा, उसमें आपने मुट्ठी देखी होगी बनी हुई। उसमें क्या होता है, जो हमारी ये अप होता है, आप मतलब जो गांठें होती हैं उन पर तो मंथ होता है आपका एक, मतलब जो होता है वो 31 का होता है और डाउन पर होता है 30 का। और फरवरी आपका बवाल है 28 या 29, लीप वर्ष में 29 की और साधारण वर्ष में
28 की। सभी बताऊंगा आपको, शरण वर्ष लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी शरण वर्ष, सारी बातें बताऊंगा। पहले दिमाग लगाना है बस सिर्फ आपको ओड डेज पर, ओड डेज, विषम दिन। तो विषम दिन आपने जान लो, विषम दिन देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। इनके आपको मंथ दिन भी पता है, दिन भी आपको जो है पता है, दिन भी आपको पता है। जनवरी में 31, इसमें अगर शरण वर्ष है तो 28 और लीप वर्ष है तो 29। मार्च में 31, इसमें 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और ये 31। ठीक, बात करते हैं विषम दिन की। विषम दिन, तो विषम दिन आपको जान लो, मैंने बताया दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। तो आप देखिए जो जनवरी महीना है, जनवरी महीने में 31 दिन है, 31 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 28 है, फरवरी में 28 होगा तो 0 होगा, 29 होगा तो 1 होगा, 1 होगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3 और ये 2 और ये 3। समझे? सबसे पहले कैलेंडर चैप्टर शुरू करा। कैलेंडर चैप्टर में आपको विषम दिन का पता होना चाहिए। विषम दिन क्या होता है, दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। जितने भी मंथ हैं उनके दिन पता होना चाहिए और दिन के साथ साथ आपको विषम दिन निकालना चाहिए। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को 31 भी ले लें तो कोई फर्क तो पड़ने का नहीं, लेकिन आपको विषम दिन बहुत सारी डिजिट को बहुत छोटा करके लिखने रहा, यानी विषम दिन सदैव 7 से कम होता है और दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? साथ साथ नोट भी आप कर रहे होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विषम दिन का आपको पता चल गया, सारी बेसिक जानकारी आपको कैलेंडर की पता होना चाहिए। और उसके बाद में जब बेसिक जानकारी आपको पता होगी तब आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं भैया कैलेंडर में आपको बात करते हैं सबसे पहले वर्ष की। देखिए बात करते हैं वर्ष की। वर्ष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। ठीक, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, एक होता है आपने पढ़ा होगा शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। बहुत विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है कि अगर किसी वर्ष को 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो वो लीप वर्ष, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो वो साधारण वर्ष। ऐसा नहीं है, शताब्दी वर्ष में वो फॉलो नहीं होता। देखिए साधारण वर्ष की बात करते हैं, तो साधारण वर्ष ऐसा वर्ष होता है जो 4 से विभाजित नहीं होता है। ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे देखिएगा 2005, 1935, 1700,
81 ETC। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे सरण वर्ष कहते हैं। बात करते हैं लीप वर्ष की। ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे कहते हैं लीप वर्ष। जैसे 2004, 2008, 1936, 1784 ETC। देखिए ये वर्ष जो हैं 2004, 2008, 1936, 1984 ये सारे ऐसे वर्ष हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, उसे कहते हैं लीप वर्ष। ठीक। अब शताब्दी वर्ष जो आया आपके सामने, शताब्दी वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष होता क्या है? शताब्दी, सेंचुरी का मतलब 100, यानी ऐसा वर्ष जिसके अंत में 2 जीरो हों, यानी ऐसा वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य हों। ठीक। तो शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष या स्वर्ण वर्ष चेक करने के लिए किस बात का ध्यान रखते हैं? अगर कोई शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वो स्वर्ण वर्ष है। अगर ऐसा वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित है, तो वो होता है लीप वर्ष। बात करते हैं स्वर्ण वर्ष की। जैसे मैंने ले लिया 1700, भाई शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष और स्वर्ण वर्ष चेक करने के लिए 400 का सहारा लेते हैं। अगर 400 से कट जाता है तो लीप वर्ष, 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता तो स्वर्ण वर्ष। तो देखिए 1700 है, 400 से हम जब भाग करेंगे तो 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 417 पूरी तरह कटने का नहीं, तो कैसा हो गया स्वर्ण वर्ष? 1800 है ना, 1900, ये ऐसे वर्ष हैं जो स्वर्ण वर्ष है। बात करते हैं लीप वर्ष की। ऐसा वर्ष देखिए लीप वर्ष की बात करते हैं, जैसे 1600 हो गया, 2000 हो गया, ठीक, 2400 हो गया, ठीक है जी, 1200 हो गया। ये ऐसे वर्ष हैं, ऐसे शताब्दी लीप वर्ष हैं जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, तो ये क्या है? लीप वर्ष। तो आपने चेक कर लिया कि वर्ष स्वर्ण होता है, एक लीप वर्ष होता है, और स्वर्ण वर्ष कौन कौन से होते हैं, लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष, स्वर्ण वर्ष कौन कौन से होते हैं, आपने सारी बात समझ ली। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पास एक क्वेश्चन आता है ऐसे करके, किसी भी एग्जाम में आ जाता है। देखिए कि निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है? निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है? तो ऑप्शन दिया नंबर ए, बी, सी और डी। तो देखिए 2016, 1736, 1800 और 2000, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है? तो देखिए ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, और ये लीप वर्ष नहीं है, तो यही हमारा क्या है? आंसर हो गया, यानी 1800 हमारा क्या है? स्वर्ण वर्ष है। ठीक है जी। तो आपको सिर्फ इतना बताया मैंने, स्वर्ण वर्ष कौन से होते हैं, लीप वर्ष कौन से होते हैं, शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष कौन सा होता है, और यहाँ देखिए निम्न में से कौन सा स्वर्ण वर्ष नहीं है, तो स्वर्ण वर्ष कौन सा नहीं है? 2016, 1917, 36, 1800। स्वर्ण वर्ष कौन सा है? सॉरी, निम्न में से कौन सा स्वर्ण वर्ष है? तो स्वर्ण वर्ष कौन सा है? स्वर्ण वर्ष जो है वो 1800 जो स्वर्ण वर्ष है। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतनी जानकारी होगी, एक तो ये पता चल गया कि विषम दिन क्या होता है, और फिर वर्षों के बारे में जानकारी होगी, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष जो है साधारण वर्ष है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है कैलेंडर, बहुत आसान।
ठीक है, ध्यान से बस पढ़ने का होता है। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा कैलेंडर। देखिए आपने अभी पढ़ा वर्ष, आपने अभी पढ़ा वर्ष, वर्ष। देखिए वर्ष, एक तो सन वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। सन वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। एक होता है सन वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। तो सन वर्ष के बारे में जानकारी कर लेते हैं पहले। सन वर्ष, एक सन वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। सन वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब सन वर्ष में विषम दिन की बात करते हैं तो विषम दिन देखिएगा, विषम दिन तो 365 को 7 से भाग कर दिया तो शेषफल कितना आया? 1। तो देखिए सन वर्ष में ध्यान रखना एक विषम दिन होता है। सन वर्ष में ध्यान रखना एक विषम दिन होता है। सन वर्ष में कितना होता है? एक विषम दिन होता है। और लीप वर्ष में देखिए आप 366 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसमें 2 विषम दिन होता है। ठीक, तो ध्यान रखना भैया कि सन वर्ष में एक विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। सन वर्ष में एक विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। सन वर्ष में एक विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। ठीक है। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन आता है, पहले उसको देख लेते हैं। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आता है, बहुत सरल है, वो कई परीक्षा में रिवीजन बार बार रिपीट भी हुआ है। तो इस पर आधारित पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, बस इतना ध्यान रखना कि सन वर्ष में कितने विषम दिन? एक विषम दिन। लीप वर्ष में कितने विषम दिन? 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, सन वर्ष क्या होता है वो आपको पता है, लीप वर्ष क्या होता है वो भी आपको पता है। ठीक है जी। देखिए अब आगे, देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूं। वर्ष 2010 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा? वर्ष 2010 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा? वर्ष 2010 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा? सबसे पहले आप देखिए वर्ष 2010 का कैलेंडर कब लागू होगा। सबसे पहले आप देखिए 2010। तो जो 2010 है वो आप देखो वो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो आपको पता है 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या है? साधारण वर्ष है। अगर आपसे साधारण वर्ष के बारे में पूछा जाता है तो आंसर भी आपका साधारण वर्ष ही आएगा, और यदि लीप वर्ष के बारे में पूछा जाता तो आंसर भी आपका लीप वर्ष ही आएगा। ठीक, तो 2010 के जैसा कैलेंडर पुनः कब लागू होगा या लागू हुआ था, है ना? तो जिस वर्ष के भी समान वर्ष पूछा जाता है तो उस वर्ष से आप लिखना शुरू कर दो। जो 2010 है, 2011, 2012 लिखते चले जाओ। ठीक, तो जिस वर्ष के समान वर्ष बताना होगा उस वर्ष से आप लिखते चले जाना 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लिखते चले जाओ। जहाँ तक भी ऑप्शन बता देता है कहाँ तक लिखना चाहिए, जो मैक्सिमम आंसर होता है, जो मैक्सिमम वर्ष होता है उससे पता चलता है हम कहाँ तक लिखें। अब इनके विषम दिन लिखने शुरू कर दो। इनके विषम दिन लिखना शुरू कर दो। तो विषम दिन लिखना शुरू कर दो। तो विषम दिन कितने होते हैं इसमें? 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, यानी 2010, 2011 इस तरह विषम दिन। अब इनके विषम दिनों को जोड़ना शुरू कर दो। और जहां पर भी योगफल 7
या 7 से कटने वाला आए, 7 या 7 से कटने वाला आए, वहां पर रुक जाओ, वहां पर रुक जाओ, और उससे आगे वाला वर्ष आंसर हो जाएगा, उससे आगे वाला वर्ष आंसर हो जाएगा। जैसे देखो 1 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7, देखिए यहाँ पर योग कितना होया, यहाँ पर योग 7 आया, तो उससे आगे वाला वर्ष आंसर करेंगे। लेकिन जो आगे वर्ष है वो 2016 है, तो 2016 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सन वर्ष है पूछा है तो सन वर्ष ही आंसर होगा, अगर सन वर्ष पूछा है तो साधारण वर्ष ही आंसर होगा, लीप वर्ष आंसर नहीं होगा। तो देखिए 7 तो हो ही गया था, तो इसे छोड़ो, आगे को जोड़ना शुरू कर दो, और लिखने पड़ेंगे वर्ष आगे को, 19 20 21 22 23 24 25 ऐसा करके लिख लिया। और इनके विषम दिन भी लिख लो, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 और 1। अब जोड़ना शुरू कर दो, ये तो हो नहीं सकता, तो आगे वो जोड़ लो, 7 को लेकर चलो या छोड़ दो 7 को, 2 और 1 3 और 1 4 5 और 2 7, यहाँ आ गया, यहाँ भी योग क्या हो गया, आगे को 7 हो गया, तो उससे आगे वाला वर्ष आंसर, यानी वर्ष 2000 का कैलेंडर 2021 में लागू होगा, ये आंसर हो गया। ठीक, तो वर्ष 2010 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, वो करने के लिए क्या करेंगे, जिस वर्ष के समान वर्ष पूछा जाए या जिस वर्ष के कैलेंडर पुनः लागू होना पूछा जाए उस वर्ष को लिखना शुरू कर दो, और जब तक लिखते चले जाओ, जब तक लिखते चले जाओ, जब मतलब ऑप्शन के हिसाब से लिखते चले जाओ, और उनके विषम दिन लिख लो, और फिर उनके विषम दिनों को जोड़ना शुरू कर दो, और जहां पर भी योगफल 7 या 7 का गुणा जाएगा वहां पर रुकेंगे और उससे आगे वाला वर्ष आंसर करेंगे। यदि आगे वाला वर्ष, अगर आपसे सन वर्ष पूछा और लीप वर्ष बताना है, सन वर्ष पूछा तो सन वर्ष ही आंसर होगा, लीप वर्ष आंसर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ देखिए 7 आया, लेकिन उससे आगे और क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष आंसर हो नहीं सकता, 2016 आंसर नहीं हो सकता, यानी 2010 का कैलेंडर बिल्कुल 2021 के कैलेंडर के जैसा होगा। ठीक, इतना समझ में आया आपके। उसके बाद देखिए, मिटा दें इसको, अगर मैं इसमें ऐसा बोल दूं कि वर्ष 2000 का 2010 का कैलेंडर पहले वर्ष 2010 कैलेंडर पहले कब लागू हुआ था, वर्ष 2010 कैलेंडर पहले कब लागू हुआ था, तो हम जब इस बार पहले पूछा, पुनः पूछा था उसमें, इसमें पहले पूछा, तो हम जो है इसको बैक करके लिख लेंगे, 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 और ये 2000, वो लिख लेता हूँ आगे को, 1999 1998 1997 1996 और 1995। अब इनके आप विषम दिन लिख लो, विषम दिन लिख लो, कुछ बालक रट लेते हैं, इन क्वेश्चनों को रटने से गलत हो जाता है, किसी का कुछ नहीं पता कहाँ क्या आना है। ठीक है, तो 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1। ठीक, अब जोड़ना शुरू कर दो, जोड़ना शुरू कर दो, 1 2 और 2 4 1 5 1 6 और 1 7, यहाँ योग आ गया 7। जब यहाँ योग 7 आ गया, यहाँ पर योग 7 आ गया, तो नेक्स्ट आंसर 2004 होना चाहिए, लेकिन 2004 क्या है, लीप वर्ष है, 2004 क्या है, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष तो आंसर होगा नहीं। फिर नेक्स्ट जोड़ना शुरू कर दो, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, तो यहाँ पर आ गया योग 7। उससे आगे वाला वर्ष देखो, लीप वर्ष तो ना है, लीप वर्ष नहीं है, तो क्या हो गया 1999, यानी 2010 का कैलेंडर
99 के जैसा होगा पूरा पूरा। इस तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, ऐसा भी आया हुआ है फॉर एग्जाम, और एक इसकी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन लिखता हूँ वो और देख लेंगे, ठीक है जी। देखिएगा, देखिए भैया, देखिएगा, देखिए राधा ने अपनी पहली शादी की सालगिरह, अपनी पहली शादी की सालगिरह 19 जून 2021 19 जून 2021 दिन सोमवार को मनाई। दिन सोमवार को मनाई। है। तो बताइए वह अपनी अगली सालगिरह सोमवार को ही कब मनाएगी? सोमवार को ही कब मनाएगी, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा आसान है, सोमवार को ही कब मनाएगी। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आपने इसमें क्या करना है, 2021 से लिखना शुरू कर दो भाई। शादी की सालगिरह तो 19 जून को ही मनाई जानी, वर्ष तो चेंज होगा और उस वर्ष सोमवार ही होना चाहिए 19 जून का। वो कौन सी डेट होगी वो बतानी। 2021, 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक। तो देखिएगा यहाँ से लिखा, एक विषम लिखना शुरू कर दिया, 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1। अब विषम दिनों को जोड़ना शुरू करिए, 1 और 1 2 और 1 3 और 5 और 1 6 और 1 7, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं दिया गया। तो 2027 यानी राधा अपनी पहली शादी की सालगिरह 19 जून 2021 दिन सोमवार को मनाई। तो बताइए वह अपनी अगली सालगिरह सोमवार को ही कब मनाएगी। तो वो अपनी अगली सालगिरह 19 जून 2027 को सोमवार को मनाएगी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, आप इसका विशेष ध्यान रखें। एक आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ाता हूँ, अब इसको नोट करते रहेंगे साथ साथ। देखिए अब आपको आगे बढ़ाता हूँ चैप्टर को। देखिए वर्ष
वर्ष। सबसे पहले देखिए मैं आपसे पूछूं 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। सौ वर्षों में विषम दिनों की संख्या। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अब ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन इसकी सहायता से जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं, इसकी सहायता से सारे क्वेश्चन होंगे आपके। किसी भी डेट का दिन याद करना या जो भी बात होंगी, या किसी डेट से किसी डेट का दिन याद करना, या किसी डेट दे देगा उसका दिन याद करना, वो सारा कुछ इन 4 बातों से होगा। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष। तो 100 वर्षों को देख लो। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। तो पहले सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 100 वर्ष होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से जो वर्ष होंगे 1 से 100 तक, उसमें कितने सन वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखिए 100 वर्षों में इसमें 24 तो होंगे लीप वर्ष और 76 होंगे साधारण वर्ष। 24 लीप वर्ष होंगे, 76 साधारण वर्ष होंगे। 24 लीप वर्ष कौन कौन से होंगे? 4 8 12 16 18 16 20 96 और 100 नहीं होगा लीप वर्ष। 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 4 से पूरा कंप्लीटली विभाजित नहीं है। ठीक, इसलिए लीप वर्ष नहीं होगा। अब देखिए हमने इसको 1 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन है। 24 लीप वर्ष में कितने विषम दिन? 48 हो गया। ठीक, और इसमें कितने होंगे? 76। ठीक, इसे भाग कर दिया 7 से, तो कितना हो गया? 7 से भाग कर देंगे तो देखिएगा, सॉरी 7 से कर लो या एक साथ जोड़ के कर लो। 7 7 6 42, बचा कितना? 6, और यहाँ 7 से भाग कर दो, बचा कितना? 6 6 6 कितना हो गया? 12, क्योंकि विषम दिन जो होता है, जो विषम दिन होता है वो 7 से कम ही होता है, यानी 6 + 6 बटे 2, यानी 12 बटे 2 7 5 विषम दिन। ठीक है, तो 100 वर्षों में आपने इतनी सारी बात याद नहीं रखनी है, जो कैसा आया आप अगर समझ सकते हैं बस सिर्फ। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि 100 वर्षों में जब विषम दिन होते हैं वो 5 विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में जो और डेज होते हैं वो 5 होते हैं। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 5 होती है। ठीक है जी, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो आपने क्या देखा कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। 100 वर्षों में विषम दिन जो होते हैं, 100 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो 5 होते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा, फिर 200 वर्षों की बात चलती है। 200 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो 100 + 100, यानी 100 + 100। देखो मैं बार बार विषम दिन बोल रहा हूँ। अगर आप इसमें देख लो 100 वर्षों में कितने होते हैं? 5, इसमें कितने होते हैं? 5, और विषम दिन 7 से कम होता है, 7 से भाग कर दिया 3। तो देखिएगा 200 वर्षों में विषम दिन जो होते हैं वो 3 होते हैं। 200 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो 3 होते हैं। अब बात करते हैं 300 वर्षों में विषम दिन। 300 वर्षों में विषम दिन 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे वो ध्यान रखना है आपको। एक तो ये 500 वर्षों में याद रखना है, और ये 200 वर्षों में याद रखना है, और ये 300 वर्षों में याद रखना है। 100 + 100 + 100, यानी इसमें कितने होते हैं? इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, कितना हो गया टोटल? 15 हो गया। 15 को 7 से भाग करा, 15 को 7 से भाग करा, कितना? 1 विषम दिन। तो भैया 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1। उसके बाद देखिए 400 वर्षों में विषम दिन। 400 वर्षों में विषम दिन। तो 400 वर्षों में विषम दिन देखिएगा, 400 वर्षों में 400
वर्षों में 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 1 दिन फरवरी का। जैसे 4 वर्षों में 1 दिन फरवरी का बढ़ जाता है, वैसे 400 वर्षों में 1 दिन फरवरी का बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 1 1 1 और ये प्लस का 1, तो कुल मिला के कितने हो गए? 2 4 1 6, 2 मतलब 1 2 3 4 और 1 ये यानी सॉरी 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और 1 ये 5 24 और 1 21 यानी 21/7 यानी 0। तो आपने क्या सीखा? ध्यान रखेंगे भैया कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 और 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। यानी 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, ध्यान रखना है। 200 वर्षों में 3 होती है, ध्यान रखना है। 300 वर्षों में 1 होता है, 400 वर्षों में 0 होती है। और 400 का गुणांक कुछ भी हो, 1200 हो या 800 हो या 2000 हो या 2400 हो, इसमें क्या होता है, इसमें विषम दिनों की जो और डेज की जो नंबर्स होते हैं, वो विषम दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 0 400 के गुणांक में। 300 में क्या होता है? 300 में क्या है कि 1 होती है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 1900 वर्षों में विषम दिन, तो 1900 को हम कैसे लिख लेंगे? 4 गुणा 400 5 गुणा 4 गुणा 400 1600 प्लस 300। तो इसमें तो 0 होती है और इसमें कितनी होती है? 1। तो 1900 वर्षों में विषम दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। यानी 1900 वर्षों में अगर मैं बात करता हूँ तो 1900 वर्षों में विषम दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। 1900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। ठीक, 1 होती है। 1900 वर्षों में विषम दिनों की जो नंबर्स होते हैं, विषम दिनों की जो संख्या होती है वो 1 होती है। वो कैसे निकाला आपने देखा। अगर मैं 1800 की बात कर लूँ, 1800 की अगर बात कर लूँ तो 1800 में क्या होगा? 4 गुणा 400 प्लस 200। इसमें क्या होगी? इसमें 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या मैंने आपको लिखवाई थी अभी, वो क्या थी? 3। तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो क्या होती है? 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 3 होती है। अगर मैं बात कर लूँ 1700 की, अगर मैं बात कर लूँ 1700 की, तो 1700 में क्या होता है? 4 गुणा 400 प्लस 100 और 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक, 200 वर्षों में 3 होती है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ठीक, तो ये वाली बात भी आपने ध्यान रखनी है कि ये कितनी होती है, ये कितनी होती है और ये कितनी होती है। और 2000 तो 400 का गुणांक है ही, तो उसमें तो 0 होगी ही। अगर आप इतनी बात दिमाग में रखते हो तो आपको बड़ा आसान लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, तो देखिए 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 200 में 3 होती है और 300 में 1 होती है, 400 में 0 होती है, 400 के गुणांक में भी 0 होती है। और 1900 में अगर बात कर लेते हैं तो 4 गुणा 400 प्लस 1600 हो गया, प्लस 300 मतलब 1 और 1800 का मतलब 4 गुणा 400 प्लस 200, 200 में 3 और 1700 4 गुणा 400 प्लस 100 यानी 5 होती है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि आपने ध्यान क्या रखना है कि 100 वर्षों में 5, 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में 0 और 400 के गुणांक में 0 और वैसे निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया। ठीक, उसके बाद देखिए इतना सीखने के बाद आप आगे आते हैं। ये हो गया, इतना हो गया। अब आपने नोट करके याद रखना है थोड़े से कोड है बस, वो ध्यान रखने हैं। 0 संडे, 1 का मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे, 4 का ट्यूसडे, थर्सडे,
5 का फ्राइडे, 6 का सैटरडे। इतनी बात आपने याद रखनी है। 7 पे फिर वो 0 हो जाएगा और 0 का फिर संडे हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात आपको याद है, याद ना हो तो याद रखें। ठीक, ठीक है। अभी यहाँ से ही जो बात मैंने आपको बताई उसमें शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना कर लेते हैं। देखिए, शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना। शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना। शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना, किसी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना। ठीक, तो देखिए, शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना। शताब्दी पहले अंतिम दिन, उसके बाद यहाँ प्रथम दिन। शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन याद करना। शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन, तो पहली शताब्दी बात कर लेते हैं प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। ये है, तो प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी। तो देखिए, आपको अभी मैंने बताया था कि 100 वर्षों में सम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में 3 और 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। तो आप 5, 5, 3, 1, 0 अंतिम। तो आप जानते हैं प्रथम दिन 5 का मतलब शुक्रवार, फ्राइडे। 3 का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसका मतलब सोमवार, और इसका मतलब रविवार। तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन अंतिम दिन बुधवार, और तृतीय शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार, और चतुर्थ शताब्दी का अंतिम दिन रविवार, और चतुर्थ शताब्दी का अंतिम दिन रविवार। ठीक, चतुर्थ शताब्दी का अंतिम दिन रविवार। देखिए, उसके बाद प्रथम दिन, अब जब हमारा कैलेंडर बना, जब हमारा इंग्लिश कैलेंडर बना, तो उसका प्रथम दिन, उसका जो प्रथम दिन रखा गया था वो सोमवार रखा गया। यानी ये तो आप ध्यान रखना ही है कि प्रथम शताब्दी का जो प्रथम दिन होता है वो सोमवार होता है। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार होता है। क्या होता है? सोमवार होता है। ठीक, अब जब प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार है और प्रथम शताब्दी मतलब 100 वर्ष पूरे होने के बाद जब 101वां वर्ष शुरू होगा तो उसका प्रथम दिन क्या होगा? जब 100 वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार है, तो जब 101वां वर्ष शुरू होगा तो उसका पहला दिन जो होगा शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार होगा। शनिवार। देखिए, उसके बाद प्रथम शताब्दी का ये हो गया, द्वितीय शताब्दी का पहला दिन ये हो गया। अब द्वितीय शताब्दी जब खत्म हुई तो बुधवार था उसका अंतिम दिन, तो प्रथम दिन क्या होगा इसका? बृहस्पतिवार।
देखिए अब तृतीय शताब्दी का प्रथम दिन बृहस्पतिवार है, अंतिम दिन सोमवार है, तो नेक्स्ट क्या होगा? मंगलवार। तो आपने नोटिस कर लो कि किसी शताब्दी का मतलब जो चतुर्थ शताब्दी है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, इनका अंतिम दिन क्या होता है और ये प्रथम दिन क्या होता है। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है जो आया हुआ भी है वो देख लो। वो देख लो, देखिए निम्न में से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है? निम्न में से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। शनिवार, बृहस्पतिवार, सोमवार और शुक्रवार। आपके दिमाग में है 5 3 1 0, आपको समझ में आ गया। दिन नहीं हो सकता है, नोटिस करेंगे। तो शुक्रवार हमारा प्रथम दिन नहीं हो सकता है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताया। उसके बाद मैंने आपको ये यहाँ पर 100 भी कर दिया अंतिम दिनों की सहायता से, और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। 100, 200, 300, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात हो, अगर आपको ध्यान रखोगे आप, तो फिर आपको आगे और समझाने में बहुत ही सरल लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, इतना आपके समझ में आ गया। किसी शताब्दी का प्रथम अंतिम दिन ज्ञात करना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिएगा ये हो गया। इतना हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शताब्दी का प्रथम अंतिम दिन ज्ञात हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, किसी वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में ऐसे महीने ज्ञात करना जिनका प्रथम दिन एक समान हो। किसी वर्ष में ऐसे महीने ज्ञात करना जिनका प्रथम दिन एक समान हो, इनका प्रथम दिन एक समान हो। तो देखिए समझिए, जनवरी महीना अक्टूबर, फरवरी मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई सितंबर दिसंबर, ये ऐसे महीने हैं जिनका प्रथम दिन एक समान होता है, जिनका प्रथम दिन एक समान होता है। यानी जनवरी महीने का प्रथम दिन किसी भी वर्ष में देख लेना आप, जनवरी का पहला दिन अक्टूबर महीने के पहले दिन के जैसा होगा पूरा। अब एक बात बताओ, हमारा ये भी 31 का है और ये भी 31 दिन का है। जब ये 31 दिन का है और ये भी 31 दिन का है, तो दोनों महीने किसी भी वर्ष में जनवरी महीना और अक्टूबर महीना बिल्कुल एक जैसा होता है।
किसी भी सारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर महीना एक जैसा होता है। फरवरी का पहला दिन मार्च के पहले दिन के जैसा है और नवंबर के पहले दिन का जैसा है। किसी भी सारण वर्ष में फरवरी मार्च नवंबर का पहला दिन एक जैसा होता है। अप्रैल जुलाई, किसी भी सारण वर्ष में अप्रैल महीने, सारण हो या लीप वर्ष हो, फरवरी के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। अप्रैल और जुलाई महीने का पहला दिन एक जैसा होता है और सितंबर का पहला दिन और दिसंबर का पहला दिन एक जैसा होता है। ठीक, जैसे अब आपने भाई ये आप सोच रहे होंगे रटा हुआ है मेरा भी, या आप भी, आपको भी रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये आया कैसे है। वैसे आपको याद ऐसे रखना चाहिए कि जनवरी महीना अक्टूबर में, जनवरी महीने का पहला दिन अक्टूबर महीने के पहले दिन के जैसा होता है, फरवरी मार्च नवंबर का पहला दिन एक जैसा होता है, अप्रैल जुलाई एक का पहला दिन एक जैसा होता है, सितंबर और दिसंबर का पहला दिन एक जैसा होता है। ठीक, आया कैसे, जैसे मैंने महीने लिख दिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और ये दिसंबर। इनके मैंने लिख दिए विषम दिन। 3 सारण वर्ष है तो 0 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3। अब जैसे बताया किसी वर्ष के समान वर्ष याद करना, उसी प्रकार से महीनों के में भी पहले दिन का महीना समान बताना। जैसे जनवरी का बताना तो जनवरी से जोड़ना शुरू कर दो। 3 3 और 3 6 6 2 8 3 11 2 13 13 3 15 15 3 18 18 और 2 20 अगस्त। देखिए 3 और 3 6 6 2 8 और 3 11 11 2 13 13 3 16 16 3 16 3 19 19 2 21। तो 21 यहाँ हो गया योग, 7 या 7 का गुणा है, 21 योग यहाँ हो गया 7 या 7 का गुणा। तो उससे आगे वाला क्या आना है, अक्टूबर। तो जनवरी महीना किसके बराबर, अक्टूबर के। ऐसे अगर हमें फरवरी के बताना हो तो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 13 3 19 19 2 21 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 3 13 13 3 16 16 2 18 18 3 21 और 21 के आगे क्या हो गया, नवंबर। अब यहाँ से चलेंगे मार्च से, तब भी नवंबर ही आएगा। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो ध्यान रखना है आपने कि जनवरी महीना अक्टूबर महीने के समान होता है, फरवरी मार्च नवंबर अप्रैल जुलाई सितंबर दिसंबर। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका किसी साल वर्ष में ऐसे महीने याद करना जिनका प्रथम दिन एक समान होता है, जनवरी अक्टूबर फरवरी मार्च नवंबर और अप्रैल जुलाई सितंबर दिसंबर। ठीक, उसके बाद अब देखिए आगे, किसी लीप वर्ष में ऐसे महीने याद करना जिनका प्रथम दिन एक समान होता है। किसी लीप वर्ष में ऐसे महीने याद करना जिनका प्रथम दिन एक समान होता है। तो प्रथम दिन एक समान होता है वो देख लेते हैं। जनवरी अप्रैल जुलाई, फरवरी अगस्त, फरवरी अगस्त मार्च नवंबर और सितंबर दिसंबर। इसकी जब मैं शीट सोल्व करवाऊंगा आपसे जब मैं शीट सोल्व करवाऊंगा तब आपको इनका यूज होगा।
ठीक। अभी मैं आपकी नींव मजबूत करता हूँ कैलेंडर की, उसके बाद में जब सीट शो करूँगा पीडीएफ से क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन मतलब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको बस सोल्यूशन कराऊंगा, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और आप समझ से चलाएंगे। आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा वो तब आएगा जब आपको ये बेसिक जो इस बातें हैं वो आपको सारी समझ में आ गई होंगी। तो इसलिए नोट्स बनाते चलिए, जो बात समझा रहे हैं उसको नोट्स में करते चलिए, और बाकी बाद में फिलो में जो है फिलो में एकदम क्वेश्चन करवाते चले जाएंगे। पहले बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं। तो किसी लीवर्स में ऐसे महीने ज्ञात करना जिनका प्रथम दिन एक समान होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, और फरवरी, अगस्त, और मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। ठीक है, ठीक है सर, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू। और बहुत अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय। भेज दियो ना।